everyone and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore and I am back again with another video lesson on environmental sciences. जैसा कि आप जानते ही हैं हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस जो कॉमन है मोस्ट ऑफ दी बैचलर्स प्रोग्राम्स को। यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होती है, कितने तरह की हो सकती है, इसमें किस तरह की प्रोसेसेस कौन कौन सी यूज होती हैं, इसकी पूरी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये भी हम जानेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि क्या इस वाटर को रीयूज कर सकते हैं या सिर्फ डिस्पोज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि वेस्ट वाटर से कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है ताकि जो इफ्लुएंट वाटर है वो बाद में या तो डिस्पोज किया जा सके टू रिवर बॉडीज या फिर उसको रीयूज किया जा सके। इसीलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो कई तरह का हो सकता है। एक होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसमें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री से आया पोल्यूटेड वाटर को ट्रीट करते हैं, इससे कंटामिनेंट्स, टॉक्सिक मेटल्स ये सब रिमूव किया जाता है ताकि इसको डिस्पोज किया जा सके टू द रिवर, टू द वाटर बॉडीज। इसके अलावा एक होता है म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट। म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए जो वाटर तैयार किया जाता है उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें क्लोरिनेशन वगैरह की जो प्रोसेस है वो मेन रहती है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट वाटर जो है उसका ट्रीटमेंट प्लांट अलग होता है। इस तरह से अलग अलग तरह के वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट अलग अलग तरह का होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है ना, ये एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी किया जाता है। इसका पूरा एक प्लांट होता है, एक सेटअप होता है, काफी बड़ा सा सेटअप होता है। इसमें अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। नॉर्मली ये जो प्रोसेसेस हैं ये कॉमन इसलिए होती है क्योंकि इनमें कॉमनली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, सेडिमेंटेशन, इस तरह की प्रोसेसेस कॉमन रहती हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंस जो आता है वो डिपेंड करता है ऑन द कंटामिनेंट्स प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में किस तरह कंटामिनेंट प्रेजेंट है, इस पे ट्रीटमेंट जो प्रोसेसेस हैं वो थोड़ी थोड़ी डिफर करती हैं। ठीक है, ऑल्सो डिपेंड करता है कि जो वाटर हम ट्रीट कर रहे हैं इसके बाद जो वाटर मिलता है इसको ट्रीटेड वाटर या रिक्लेम्ड वाटर बोलते हैं। तो ये जो रिक्लेम्ड वाटर है इस वाटर को डिस्पोज करना है या इसको रीयूज करना है, इस बात पर डिपेंड करता है इसकी ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, है ना। तो चलिए ट्रीटमेंट, ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये अलग अलग स्टेप्स में होता है। नॉर्मली इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। सबसे पहला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जिसमें कि बहुत ही सिंपल से जो बड़े साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े साइज का जो गार्बेज है, रैग्स है, ये सब रिमूव किए जाते हैं। उसके बाद होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसमें भी बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं। थर्ड होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है कि यहाँ पर बैक्टीरियाज वगैरह जो हैं इनके द्वारा जो है वो डिकम्पोजिशन कराया जाता है ऑर्गेनिक मैटर का। लास्ट होता है टर्शरी या फाइनल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन सभी स्टेप्स को हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में मेनली पढ़ेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कई तरीके से किया जा सकता है। कुछ इंडस्ट्रीज इस तरह का वेस्ट वाटर जनरेट करती हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, तो ऐसा वाटर जो है वो नॉर्मल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी ट्रीट किया जा सकता है। कुछ जो कंपनीज, कुछ इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर बहुत ज्यादा टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स कंटेन नहीं करता है, तो वो एक नॉर्मल सा, एक जनरल सा ट्रीटमेंट करते हैं और पार्शियली ट्रीटेड वाटर को फिर नॉर्मल जो सीवेज सिस्टम होता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, वहां पर इसको भेज देते हैं। जो बहुत टिपिकल सी इंडस्ट्रीज होती हैं जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज या पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो हैं, इनका जो वेस्ट वाटर है ये बहुत टिपिकल तरह का होता है। इनके पास अपनी खुद की ऐसी स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज होती हैं, इनका खुद का स्पेशलाइज्ड प्लांट होता है ताकि ये वाटर को इस तरह से ट्रीट कर सकें कि वो डिस्पोजल के जो नॉर्म्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उसको मीट अप कर सके। इसका मतलब ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज जो वेस्ट वाटर रिवर बॉडीज में डिस्पोज करती हैं, इसके पहले इन्हें कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करना पड़ता है।
जो वेस्ट वाटर ये डिस्पोज कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट कंटामिनेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, उसकी क्वांटिटी जो है उसके एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एक पर्टिकुलर लेवल देके रखा हुआ है रेगुलेशंस में। उस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा वैल्यू उसकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो फैक्ट्रीज है, इसीलिए ये इंडस्ट्रीज स्पेशल फैसिलिटीज जो है अपनी रखती हैं कि ये वाटर को जो रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकें और उसको डिस्पोज ऑफ कर सकें, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो एक्चुअली क्या है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये काफी कॉस्टली होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसीलिए छोटी छोटी इंडस्ट्रीज इसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। तो कभी बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं, कुछ इंडस्ट्रीज का एक ग्रुप मिलकर एक कॉमन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। और वहां पर उन सभी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वाटर जो है वो वहां आता है और इसको ट्रीट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस, और इसके बाद इसको डिस्पोज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में, ताकि ये वापस वाटर साइकिल में री एंटर कर सके, ठीक है। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में कुछ कॉमन स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं और ये स्टेप्स डिफर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट प्लांट। पर नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है, इसमें कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि नंबर 1 होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी ट्रीटमेंट में कॉमन होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग में जो बड़े साइज के जो कंटामिनेंट्स होते हैं, जो लिटर नहीं होता है, जो रोड पर जो पड़े रहते हैं, पॉलीथिन हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक के कैन्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ठीक है, बड़े साइज के पॉलीथिन, पेपर्स, इस तरह की जो चीजें होती हैं, इनको रिमूव किया जाता है स्क्रीनिंग में। पहला स्टेप है ये, किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट का पहला स्टेप जो है वो स्क्रीनिंग होता है। इसमें बड़े बड़े स्क्रीन के थ्रू पानी को पास कराते हैं और उन स्क्रीन में होल्स रहते हैं, तो जाहिर बात है वाटर जो है वो आगे चला जाएगा, और होल्स की वजह से जो बड़े साइज के रैग्स हैं, बड़े साइज के जो गार्बेज आइटम है वो पीछे रह जाएगा। इसके बाद सेकंड में रहता है इसमें ग्रिट चेम्बर। ग्रिट चेम्बर में हेवियर इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव किया जाता है। इससे जो हमने स्क्रीनिंग से हटाया है, उसके बाद जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे साइज के इम्प्योरिटीज होते हैं, उसे इस प्रोसेस से हटाते हैं, और ये ग्रेविटी और वेलोसिटी के साथ काम करता है। थर्ड है डेट्रिटस चेम्बर। ये कंटिन्यूअस फ्लो करने वाले सेटलिंग चेम्बर्स होते हैं, जहां ग्रिट एंड फाइन सैंड पार्टिकल्स दोनों को ही रिमूव किया जाता है। इसके बाद आता है स्किमिंग टैंक। स्किमिंग टैंक जो है, इसमें ऑयल, ग्रीस या कोई भी वैक्सी मटेरियल, कोई भी ऑयली मटेरियल जो है, इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली एरेशन किया जाता है, एयर प्रोवाइड की जाती है, जिससे ऑयल और ग्रीस जो है वो तैर के सरफेस पे आ जाता है और वहां से इसको रिमूव कर देते हैं, और जो बाकी का नीचे वाटर जो है वो आगे प्रोसेस के लिए चला जाता है। देखिए ये है स्क्रीनिंग प्रोसेस, ये बार स्क्रीन दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए ए यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, देखिए इसमें बड़े बड़े बार्स हैं, या तो बड़े बड़े बार्स होते हैं जिसको बार स्क्रीन कह रहे हैं। दूसरे तरह का जो स्क्रीन होता है उसमें होल्स होते हैं। तो ऐसे 2-3 तरह के स्क्रीन जो है वो यूज किए जाते हैं। बी जो है, ये देखिए ये बी है, ये पाइप है। सी जो है ये बाईपास पाइप है, ठीक। तो वाटर जो है वो यहाँ से जाएगा और फ्लो करके आगे चला जाएगा, जितना भी बड़े साइज के जितने भी रैग्स वगैरह हैं, जो मटेरियल है वो यहीं रह जाएगा, और बाकी का जो वाटर है वो आगे पास हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसे बोलते हैं स्क्रीनिंग। ग्रिड चेम्बर सेकंड प्रोसेस है, बेसिकली ये स्क्रीनिंग के बाद आता है, और कभी कभी इक्वलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन टैंक के बाद भी आता है, डिपेंडिंग ऑन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जैसा कि मैंने बताया कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह का होता है, इसलिए इसमें अलग अलग तरह की प्रोसेसेस हो सकती हैं। और ग्रिड चेम्बर को ग्रिड चैनल भी कहते हैं। ये बेसिकली सेडिमेंटेशन बेसिन्स हैं, जो नॉर्मली फाइन स्क्रीन्स के बार लोकेटेड रहते हैं ज्यादातर केसेस में, और प्राइमरी सेकेंडरी टैंक के पहले रहते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टैंक के पहले और स्क्रीन्स के बाद में। ग्रिड चेम्बर क्या करता है, इनऑर्गेनिक ग्रिड को रिमूव करता है। इनऑर्गेनिक ग्रिड जिसका साइज कितना है, 0.15 से लेके 0.2 मिलीमीटर डायमीटर का साइज है इसका, या उससे ज्यादा भी हो सकता है।
क्या क्या हो सकता है? सैंड हो सकता है, ग्रेवल या दूसरा मिनरल मैटर हो सकता है। ग्रिट इंक्लूड करता है नॉन पेट्रोसेबल ऑर्गेनिक स्टफ, जैसे कि रैग्स, कॉफी ग्राउंड्स, वेजिटेबल कटिंग्स, एश क्लिंकर्स, वुड फ्रेगमेंट्स एंड टी लीव्स। साथ साथ टाइनी मिनरल पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो सेटल हो जाते हैं नीचे। ठीक है। इन जनरल ग्रिड जो है, ग्रिड रिमूवल चैनल्स जो है वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो ऐसे पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 या उससे हायर है, डायमीटर 0.2 मिलीमीटर या उससे ज्यादा है, एंड सेटलिंग वेलोसिटी 0.02 मीटर्स पर सेकेंड है 10 डिग्री सेल्सियस पर। ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। हाउएवर, कभी कभी कुछ ग्रिड रिमूवल चैनल्स इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो 0.15 मिलीमीटर तक के जो मतलब इतने बड़े साइज के 0.15 मिलीमीटर तक साइज के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं विद अ सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ 0.015 मीटर पर सेकेंड एट 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो ग्रिड चेंबर। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल फ्लो। आप देखिए रहे हैं इसका शेप किस तरह से है ना, सिलिंड्रिकल शेप है इसका। हॉरिजॉन्टल इसमें वाटर फ्लो करता है। ये इसका हॉरिजॉन्टल एक सेक्शन है नीचे वाला। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखिए पार्ट 1 है ना, जो जोन 1 है यहाँ पे, ये इनलेट जोन है। इस जोन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जो वाटर आ रहा है ना, वेस्ट वाटर, वो ग्रिड चेंबर के क्रॉस एरिया में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। इसके बाद ये जो नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये है आउटलेट जोन। आउटलेट जोन में ग्रिड रिमूव होने के बाद ये जोन जो है ये पूरा वेस्ट वाटर को यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। ये है जोन 3। जोन 3 है ग्रिड मटेरियल, जो इसको ग्रिड मटेरियल सेटलिंग जोन कहते हैं। यहाँ पे ग्रिड मटेरियल जो है वो सेटल हो जाता है इस जोन में। ठीक है। इसके बाद इसके नीचे है जोन 4। ये देखिए, ये है जोन 4। जोन 4 कहलाती है स्लज जोन। ठीक, ये जो जोन है यहाँ पर जो भी ग्रिड सेटल हुई है वो कलेक्ट होती है। ठीक है। इसके बाद है ये एक एल कलर करके एक है, एल सेक्शन है। ये सेटलिंग जोन की लेंथ बता रहा है आपको। ये जो एच है ये सेटलिंग जोन की डेप्थ दिखा रहा है आपको। फिर जो V है ये हॉरिजॉन्टल वेस्ट वाटर की वेलोसिटी दिखा रहा है ना, V0 एंड VC हॉरिजॉन्टल वेस्ट वाटर की वेलोसिटी दिखा रहा है आपको। V0 इज, ये जो V0 है, V0 है सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द ग्रिड चेंबर टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स ऑफ ग्रिड चेंबर। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड चेंबर। ग्रिड चेंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ग्रिड रिमूव कर देता है, और वो जो ग्रिड रिमूव करता है इससे आगे जाके पंप प्रोटेक्ट होता है और दूसरे इक्विपमेंट्स प्रोटेक्ट होते हैं। क्योंकि अगर ये ग्रिड इस स्टेज पे रिमूव नहीं की गई तो आगे जाकर ये पंप्स में जाकर डैमेज कॉज करती है उसको। आगे जाके ये पतले जो ट्यूब्स होते हैं वहां जाकर उसको क्लॉग भी कर सकती है। ठीक है। सेकेंड है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट का जो ओवरलोडिंग है उसे अवॉइड करती है। जैसे जैसे एक अगली अगली प्रोसेस में वाटर जाता है वैसे वैसे इससे अलग अलग इम्प्योरिटीज को रिमूव करते जाते हैं, ताकि जो फाइनल जो आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन है, वो जो इक्विपमेंट है उसमें ओवरलोडिंग ना हो सके, ना हो, है ना। थर्ड है टू रिड्यूस द क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक्स जो है वहां पर अगर इसको यहाँ इस स्टेज पर क्लीन नहीं करेंगे तो वहां पर जो सेडिमेंटेशन टैंक है उसे बार बार साफ करना पड़ेगा, है ना, जो कि एक बहुत ही टेडियस जॉब है। तो ये भी जो क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी है ये भी कम हो जाती है ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ऑल्सो ये पाइप की क्लॉगिंग को रिड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेज पर ग्रिड चेंबर को में ग्रिड को रिमूव करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिफोर सेडिमेंटेशन। नाउ दिस इज अ स्किमिंग टैंक, है ना, पहले भी बताया है मैंने। स्किमिंग टैंक क्या है? एक चेंबर है जो इस तरह से अरेंज रहता है जिसमें फ्लोटिंग मैटर लाइक ऑयल, फैट्स, ग्रीस एक्सेट्रा जो है ये रिमूव होते हैं। ये ऊपर की तरफ राइज करते हैं सरफेस वाटर के सरफेस पर, उसके बाद इनको रिमूव कर दिया जाता है। वाइल जो लिक्विड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है नीचे अंडर द पार्टीशंस और पैफल्स। ठीक है। ये जो फ्लोटिंग मैटर है इसको सीवेज से रिमूव करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बाद में जाके सेटलिंग चेंबर में स्कम के फॉर्म में अपीयर करता है, एक प्रेसिपिटेट टाइप के फॉर्म में, और ये इंटरफेयर करता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। मोस्टली ये इंडस्ट्रियल सीवेज में प्रेजेंट रहता है।
ऑर्डिनरी सैनिटरी सीवेज में इसका अमाउंट जो है वो काफी कम रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो स्किमिंग टैंक है, ये एक चेम्बर है जो लॉन्ग टफ शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये दो या तीन लैटरल कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है बाय वर्टिकल बैफल्स। ठीक है ना, ये है आपका वर्टिकल बैफल। ठीक है, या वर्टिकल एक वॉल है, इससे सेपरेटेड है, और इसमें स्लॉट्स हैं। आप ये देखिए, स्लॉट्स हैं इसके अंदर, है ये सारे स्लॉट्स हैं। तो इसमें अलग अलग स्लॉट्स रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर के ऊपर, बिलो द सीवेज सरफेस, और यहाँ से ऑयल या ग्रीस जो है वो एस्केप हो जाता है इनटू स्टिलिंग कंपार्टमेंट। यहाँ पर दो या तीन लैटरल कंपार्टमेंट्स हैं जो वर्टिकल बैफल से सेपरेटेड हैं। ये है आपका बैफल, ये एक वॉल है। ठीक है, और यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंसेस पर सीवेज सरफेस के नीचे शॉर्ट डिस्टेंसेस पे यहाँ पे देखिए ये होल्स रहते हैं इस तरह से, है ना, बैफल वॉल्स रहती हैं, एक स्लॉट्स दिए रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो स्लॉट्स हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, इन स्लॉट से जो ग्रीसी मटेरियल है वो एस्केप करके इस सेटलिंग चेम्बर में आ जाता है। ठीक है, ये जो मटेरियल, जो ऑयली मटेरियल ऊपर आता है सरफेस पर, ये क्यों आता है, कैसे इसको लाया जाता है, ये देखिए, ये है एयर डिफ्यूजर्स। बॉटम में एयर डिफ्यूजर्स रहते हैं जो एयर को पंप करते हैं फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, सीवेज जो है यहाँ से आता है, ये ऊपर से सीवेज आता है, ये इसका इनलेट है, यहाँ से आता है, ये लॉन्गिट्यूडनली जो है फ्लो करता है। ठीक है, ये जो एयर डिफ्यूज करी है हमने, एयर को पंप कर रहे हैं इसमें, इसकी वजह से जो भी ऑयली मटेरियल है वो सरफेस के ऊपर आ जाता है, और ये जो स्लॉट्स हैं, इस स्लॉट से सेटलिंग टैंक में आ जाता है। ठीक है, और थियोरेटिकली करीब 3 मिनट का डिटेंशन पीरियड जो है वो काफी होता है यहाँ पे। फ्लोटिंग मैटर जो है या तो मैकेनिकली रिमूव कर सकते हैं, जो फ्लोटिंग मैटर जो है ना, ये एक इस कंपार्टमेंट में सेटलिंग टैंक में स्लज के फॉर्म में सेटल हो जाता है। अब इसको मैकेनिकली भी रिमूव कर सकते हैं और हैंड से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से काम करता है ये स्किमिंग टैंक। बाद आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, है ना, प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक आता है। यहाँ पर बेसिकली सेडिमेंटेशन होता है। जो भी रेसिडुअल वेस्ट वाटर हमें स्क्रीनिंग, ग्रिड रिमूवल एंड स्किमिंग प्रोसेस के बाद मिलता है, इसको हम सेडिमेंटेशन से आगे इसका प्रोसेस करते हैं। सेडिमेंटेशन में जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है कि जो सीवेज में जो सॉलिड्स प्रेजेंट है उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होना चाहिए। देयरफॉर स्टिल सीवेज में ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या करेंगे, ये सेटल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वहां पर ये एज सस्पेंशन में रहेंगे फ्लोइंग सीवेज में ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, तो अगर टर्बुलेंस है, वाटर में अगर मूवमेंट हो रही है, टर्बुलेंस है, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये अदरवाइज उसमें तैरते रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे। लेकिन अगर वाटर को स्टिल करके रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, तो यही जो पार्टिकल्स हैं ये बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन पार्टिकल्स को सेटल डाउन करते हैं। जैसे ही टर्बुलेंस बंद होता है ये सेटल हो जाते हैं और इनको कलेक्ट कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक बेसिकली एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें वेस्ट वाटर को फिल करते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वाटर में वो पानी में बैठ जाते हैं और इस तरह से उनको रिमूव कर देते हैं। ये पार्टिकल्स जो बॉटम में बैठ जाते हैं इनको स्क्रैपर्स यूज करके रिमूव करते हैं। अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है देन वाटर, अगर इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से भी कम है तो ये वाटर में सेटल नहीं होते हैं, बल्कि टॉप के टैंक के ऊपर तैरने लग जाते हैं, ऊपर सेटल हो जाते हैं। तो ऊपर से भी इसको रिमूव कर सकते हैं और बॉटम से भी रिमूव कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन की थ्योरी है, ये फ्लो चार्ट है। सेटलमेंट जो है वो डिपेंड करता है विस्कोसिटी पर, वेलोसिटी, फ्लो पर, शेप एंड साइज पर। विस्कोसिटी आप जानते हैं, लिक्विड जो है बहुत कम विस्कस होना चाहिए, जितनी कम विस्कोसिटी होगी उतना इजीली वो सेटल हो जाएगा। वेलोसिटी, फ्लो, जो फ्लो है वाटर का वो मिनिमम होना चाहिए, बल्कि वो बिल्कुल स्टिल होना चाहिए। जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा सेटलिंग रेट होगा। इसके बाद शेप, साइज एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने बात करी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होनी चाहिए। शेप, साइज भी थोड़ा सा इसका सेटलेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि ये सेटल हो पाए। अगर इसका साइज एंड शेप बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही फाइन है और बहुत ही लाइट है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर वाटर से कम है तो ये नीचे सेटल नहीं होगा, बल्कि ये वाटर के ऊपर जो है टॉप पे ये फ्लोट करेगा। ठीक है,
नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेडिमेंटेशन? क्यों करना है हमें सेडिमेंटेशन? व्हाई इज दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड? नाउ दिस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑर्गेनिक सॉलिड्स। ऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करते हैं इस प्रोसेस में, इससे बीओडी प्रिवेंट होता है, बीओडी कम हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो स्लज बैंक्स के फॉर्मेशन को बनाने को अवॉइड करने के लिए भी करते हैं। जब सीवेज को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं ना, सीवेज वाटर को फाइनली, तो वहां पर स्लज बैंक ना बने, वहां स्लज इकट्ठा ना हो, इसके लिए भी करते हैं। फिर टू प्रिवेंट एक्सेसिव ऑर्गेनिक लोडिंग एंड क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पोर्स। जब सीवेज को लैंड में डिस्पोज करना होता है, सीवेज वाटर को, तो लैंड में डिस्पोज करने से क्या होता है, सॉइल के पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और ऑर्गेनिक लोडिंग बहुत बढ़ जाती है। इसे प्रिवेंट करने के लिए भी सेडिमेंटेशन करते हैं। ऑल्सो सेडिमेंटेशन किया जाता है टू रिड्यूस लोड ऑन सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। इस प्रोसेस के बाद जो वाटर है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में जाएगा, तो वहां से उसका लोड कम करने के लिए भी जो फाइन पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है थ्रू सेडिमेंटेशन, राइट। लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक्स। सेडिमेंटेशन टैंक्स को कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन पोजीशन एंड पर्पस, बेस्ड ऑन शेप्स, बेस्ड ऑन ऑपरेशन एंड फंक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। शेप्स के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है। ऑपरेशन एंड फंक्शन के हिसाब से ये कंटिन्यूअस या इंटरमिटेंट हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो के हिसाब से भी कंटिन्यूअस एंड इंटरमिटेंट होता है। पोजीशन एंड पर्पस के हिसाब से भी ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल हो सकता है। नॉर्मली सेडिमेंटेशन टैंक में ये जोन्स होती हैं, 4 जोन होती हैं। पहला है इनलेट जोन। इनलेट जोन वो है जहां से एफ्लुएंट वाटर अंदर आता है टैंक के। यहाँ पर एफ्लुएंट की वेलोसिटी को बहुत डिक्रीज कर देते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्लो को इवनली अक्रॉस द टैंक। सेकेंड होता है सेटलिंग जोन। सेटलिंग जोन एक काम एरिया है जहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है, बिल्कुल शांत है ये, ताकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो सेटल हो पाए। तीसरा है आउटलेट जोन। ये जोन स्मूथ एंड यूनिफॉर्म एग्जिट प्रोवाइड करता है ऑफ द एफ्लुएंट वाटर फ्रॉम द सेटलिंग जोन। लास्ट है स्लज जोन। ये वो जोन है जहां पर सारे जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और दोबारा वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, एफ्लुएंट वाटर में दोबारा मिक्स ये नहीं हो पाते हैं। ये है एक सर्कुलर सेडिमेंटेशन टैंक और ये है रेक्टेंगुलर सेटलिंग सेडिमेंटेशन टैंक। रेक्टेंगुलर आप समझ ही रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वाला होता है ना। एक इनलेट जोन है, वहां से वाटर आएगा, आउटलेट जोन से बाहर जाएगा, और बीच का जो स्पेस है यहाँ पर वेलोसिटी कम रखी जाएगी, स्टिल कर दिया जाएगा पानी को ताकि सेटलिंग हो। तो ये रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये रेक्टेंगुलर बेसन है और इसी को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। ये है सर्कुलर बेसन जो कि गोल रहता है। सर्कुलर बेसिन जो है वो वर्टिकल होता है हमेशा, ये ऊपर से पानी डालते हैं और नीचे जो है उसका जो पार्टिकल्स है वो सेटल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका फ्लो भी अलग है, राइट। तो इस तरह से होता है सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर। नाउ दिस इज अ प्लेन एंड कोआगुलेंट सेडिमेंटेशन टैंक। ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, नॉर्मल वाला, और ये है कोआगुलेंट वाला। अब मैं कोआगुलेंट क्यों कह रही हूँ, कोआगुलेंट क्या होता है? जब भी पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही फाइन होते हैं और वो सेटल नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में एक कोएगुलेंट ऐड करना पड़ता है। कोएगुलेंट मोस्टली एल्यूमिनियम सल्फेट का कोई कंपाउंड हो सकता है या एल्यूमिनियम सल्फेट भी हो सकता है, और इसका काम होता है कि ये हाइड्रोलाइज होके पार्टिकल्स बनाता है और ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको एंटैंगल करके और बड़े साइज का पार्टिकल बना के ये सेटल हो जाता है, ठीक है। तो कोएगुलेंट बेसिकली सेटलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक। तो जहां पर भी प्लेन सेडिमेंटेशन में सिंपल सेडिमेंटेशन होता है, पानी को 24 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं और पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं और जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, है ना, उनके लिए कोएगुलेंट ऐड करते हैं और वो कोएगुलेंट जो है वो हाइड्रोलाइज होकर प्रेसिपिटेट बनाता है, फाइन पार्टिकल्स को एंटेंगल करता है और कोर्स प्रेसिपिटेट बना लेता है, कोर्स पार्टिकल बनाता है बड़े साइज का और फिर उसको सेटल कर देता है। तो ये काम है कोएगुलेंट सेडिमेंटेशन टैंक का। ये देखिए, ये है इंटरमिटेंट टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। ये है कंटिन्यूअस फ्लो। इंटरमिटेंट जो आपका नॉर्मल वाला है वो इंटरमिटेंट है,
ठीक है, क्योंकि इसमें एक बार में जितना पानी आपने फिल कर दिया बस उसी में सेडिमेंटेशन होगा। फिर 24 घंटे और बाकी सेटलिंग रेट और रिमूवल को मिला के 30-40 घंटे लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। उसके बाद दोबारा टैंक फिल करते हैं, तो इसलिए रुक रुक के यहाँ पर जो है सेडिमेंटेशन हो पाएगा। यहाँ पर वाटर एकदम स्टिल रखा जाता है, फ्लो वेलोसिटी बिल्कुल जीरो रहती है। कंटिन्यूअस फ्लो सेडिमेंटेशन टैंक में लगातार पानी जो है वो फ्लो करता जाता है, एट द सेम टाइम सेडिमेंटेशन होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो पानी की वेलोसिटी है वो बहुत ही कम रखी जाती है, बिल्कुल स्लो। ठीक है, लेकिन पानी मूव करता है, फ्लो करता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। इंटरमीडिएट में वाटर स्टिल है, कंटिन्यूअस फ्लो में वाटर फ्लो कर रहा है बहुत ही कम स्पीड के साथ। ठीक है, एक सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक को हम अच्छे से देख लेते हैं। सिंपल सेडिमेंटेशन टैंक को फिल एंड ड्रॉ टाइप भी कहते हैं। फिल एंड ड्रॉ टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, यहाँ पर वाटर को स्टोर करते हैं, करीब 24 घंटे तक इसको रखते हैं। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाते हैं। 24 के आवर्स के बाद वाटर को डिस्चार्ज करते हैं थ्रू आउटलेट, और जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव करते हैं। जो सेटल्ड पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव करने में 6 से 12 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल कुल मिला के 30 से 40 घंटे इस पूरी प्रोसेस में लगते हैं। किसमें? फिल एंड ड्रॉ टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में। हॉरिजॉन्टल टाइप हमने पढ़ लिया है अभी। हॉरिजॉन्टल टाइप में जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, इसकी लेंथ ट्वाइस है देन इट्स विड्थ, क्योंकि यहाँ पर फ्लो जो है वो काफी डिस्टेंस तक फ्लो करना है वाटर को, ताकि पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाएं, है ना। तो इसीलिए ये इसकी लंबाई ज्यादा होती है और इसकी विड्थ कम रहती है, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर फ्लो करे, ताकि इस दौरान पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंड हो पाए। यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी वाटर की 0.3 मीटर्स पर सेकेंड हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी है तो पार्टिकल सेटल नहीं होंगे और जो हमारा मेन मोटिव है सेडिमेंटेशन वो नहीं हो पाएगा। वर्टिकल टाइप के सेडिमेंटेशन टैंक मैंने बताया था आपको सर्कुलर शेप का होता है और फ्लो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर एक हॉपर बॉटम होती है। हॉपर बॉटम जो रहती है उसका काम होता है स्लज को टाइम टाइम पे क्या करना, रिमूव कर देना। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइप में वाटर को रेस्ट नहीं करने देते हैं, फ्लो हमेशा यहाँ पे बना रहता है, लेकिन बहुत ही कम वेलोसिटी के साथ। इस फ्लो के दौरान ही सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं। फ्लो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। ना ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, जो बहुत ही फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स या डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर जो एफ्लुएंट वाटर में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद भी रह जाता है, उसको बायोलॉजिकल फ्लॉक्यूलेशन या प्रेसिपिटेशन से रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो तोड़ते हैं सिंपल कंपाउंड में और प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दो तरह का हो सकता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। जाहिर बात है कि एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई में होता है, एनारोबिक में बहुत ही लिमिटेड सप्लाई होती है ऑक्सीजन की। जो एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है ये फिर दो तरह का होता है, अटैच्ड कल्चर सिस्टम, इसको फिक्स्ड फिल्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम। अटैच हमको नाम से समझ में आ रहा है ना, अटैच्ड है ये। अटैच सिस्टम में बायोमास जो है वो एक सॉलिड सरफेस पर एक मीडिया के ऊपर ग्रो करता है और इसके ऊपर से वेस्ट वाटर को पास कराते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं ट्रिकलिंग फिल्टर्स, हम आगे पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल है ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर। ठीक है, सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम में बायोमास को मिक्स करते हैं वेस्ट वाटर के साथ, उसके साथ मिक्स करते करते वो साथ में रिमूव में आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो सस्पेंडेड में क्या रहता है, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो सस्पेंडेड रहती है वाटर के अंदर, और अटैच्ड में वो जो बायोलॉजिकल ग्रोथ है वो अटैच रहती है एक सरफेस के ऊपर। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ही पॉपुलर, एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम एंड ऑक्सीडेशन डिच। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स बड़ा अच्छा नाम है इसका, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकल करता है कुछ, क्या करता है देखते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर एक वेस्ट वाटर सेकेंडरी ट्रीटमेंट सिस्टम है।
इसमें रॉक्स का एक बेड होता है। रॉक्स, कोक, ग्रेवल, स्लैग, पॉलीयूरेथेन की फोम, स्फेग्नम पीट, मॉस, सिरेमिक या प्लास्टिक मीडिया। कोई भी एक मीडिया लेते हैं जिसके ऊपर सीवेज या वेस्ट वाटर को फ्लो कराते हैं डाउनवर्ड्स, नीचे की तरह, ठीक है। और इससे माइक्रोबियल स्लाइम की एक लेयर जो है वो ग्रो होने लग जाती है, इसको बायोफिल्म भी कहते हैं, और ये मीडिया के पूरे बेड को कवर कर लेती है, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर्स यूज किए जाते हैं टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। ट्रिकलिंग फिल्टर्स को वेस्ट वाटर से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये एक एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम है। क्या है? एरोबिक ट्रीटमेंट सिस्टम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एक मीडिया से अटैच रहते हैं उसको यूज करते हैं वेस्ट वाटर में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मीडिया है इसके थ्रू वाटर ट्रिकल करते हुए आगे बढ़ता है, ट्रिकल करता है, इसलिए इसको ट्रिकलिंग फिल्टर कहते हैं, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर एक ट्रिकलिंग फिल्टर एक एरोबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसमें बायोमास जो है वो मीडिया पे ग्रो होता है और सीवर इसके थ्रू पास होता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? ये एक अटैच्ड कल्चर सिस्टम हो गया। हमने दो पढ़े थे, एक अटैच्ड कल्चर सिस्टम जहां पे कल्चर एक जगह पे रहता है और पानी इसके थ्रू पास होता है, और दूसरा हमने क्या देखा था कि जो कल्चर है वो वाटर के अंदर ही इसके साथ साथ मूव करता है, ठीक है। तो इसको परकोलेटिंग फिल्टर भी कहते हैं, फिर वही रीजन है, जो मीडिया है उसके थ्रू पानी परकोलेट करता है, उसके थ्रू निकलता है, इसलिए परकोलेटिंग फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। ट्रिकलिंग फिल्टर सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं, 4 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। एक होता है सर्कुलर टैंक, इसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटर, एक अंडर ड्रेन सिस्टम और एक क्लैरिफायर। सर्कुलर टैंक के अंदर मीडिया रहेगा, उसके थ्रू करेगा। सर्कुलेटिंग टैंक में फिल्टर मीडिया होता है जो डिफरेंट मटेरियल का बना होता है, हमने अभी पढ़ा था। स्टोन से बना हो सकता है, सिरेमिक मटेरियल से बना होता है, ट्रीटेड वुड, हार्ड कोल या प्लास्टिक से बना हुआ मीडिया इस सर्कुलेटिंग टैंक में रहता है, ठीक। फिल्टर मीडिया जो है ये काफी लार्ज सरफेस एयर प्रोवाइड करता है और बहुत सारे जो वॉइड स्पेसेस होते हैं ये सफिशिएंट होते हैं फॉर एयर डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन बनती है, जो फिल्टर मीडियम होता है वो माइक्रोब्स के लिए टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिकली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट सिस्टम्स जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं उन्हें कहते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेसेस। यहाँ पर कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं। अगर फिल्टर मीडियम पोरस है तो यहाँ पे स्प्लैश करके, डिफ्यूजन से या फोर्स्ड एयर फ्लो से, है ना, बेड के थ्रू या नेचुरल कन्वेक्शन एयर के थ्रू, इन सबको फ्लो करा के, एयर को फ्लो करा के, और यहाँ पर कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं। ये जो टर्म है ट्रिकल फिल्टर, ट्रिकलिंग बायोफिल्टर, बायोफिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर, बायोलॉजिकल ट्रिकलिंग फिल्टर, ये अक्सर यूज किया जाता है बजाय ट्रिकलिंग फिल्टर के। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सभी नाम एक ही चीज के हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो आपको लगेगा कि इतना सारा क्या है, ये सब एक ही चीज है। इन सिस्टम्स को डिस्क्राइब किया जाता है एज रफिंग फिल्टर्स, इंटरमिटेंट फिल्टर्स, पैक्ड मीडिया बेड फिल्टर्स, ऑल्टरनेटिव नेटिव सेप्टिंग सिस्टम, परकोलेटिंग फिल्टर, अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेसेस, फिक्स्ड फिल्म प्रोसेसेस, इन सभी तरीके से इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब ये भी नाम हो सकते हैं इसके। तो आप देख रहे हैं ट्रिकलिंग फिल्टर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नाउ लेट्स सी कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स के एडवांटेजेस क्या हैं। ये एक पूरा ट्रिकलिंग फिल्टर का आप देखिए डायग्राम है, ये एक पूरा एक कंटेनर है ना, इसमें ये मीडिया है, ये सारा जो अंदर है ये मीडिया है, प्लास्टिक का फिलिंग किया है यहाँ पर, ये प्लास्टिक है, और इसके थ्रू जो है वाटर को पास कराते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं फिक्स्ड बेड सरफेस पे, ठीक है। इसका फायदा, इसका एडवांटेज क्या है? एफ्लुएंट्स जो ऑब्टेन होते हैं वो नाइट्रिफाइड रहते हैं और स्टेबल रहते हैं, और इस प्रोसेस से 80% बीओडी रिमूव हो जाता है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें किसी भी तरह का स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होता है, कोई बहुत ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई भी नॉर्मल जो भी वहां पर अवेलेबल है वो व्यक्ति ये कर सकता है, ठीक है। मैकेनिकल वेयर एंड टेयर यहाँ बहुत कम है और इक्विपमेंट भी बहुत सिंपल सा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत ही छोटा सा इक्विपमेंट है, सिंपल सा। ऑल्सो इसमें लेस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहती है फॉर ऑपरेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा नहीं चाहिए,
तो इस तरह से देखा जाए तो ये कितना एडवांटेजेस है। अगर ट्रिकलिंग फिल्टर को हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए तो ये बहुत ही एफिशिएंट है एट द सेम टाइम कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी टू सेटअप है, इजी सा इसका मेंटेनेंस भी इजी है, ज्यादा वेयर एंड टेयर भी नहीं होता है और लाइट भी नहीं लगती है, बिना बिजली के हो जाता है ये, है ना। तो ये कितना एडवांटेजेस है ये हम देख सकते हैं। इसके बाद है एरेटेड लगून प्लांट। एरेटेड लगून प्लांट कुछ इस तरह से होता है, देखिए आप। एरेटेड लगून या एरेटेड पॉन्ड्स सिंपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम्स होते हैं जिसमें पॉन्ड होता है और इस पॉन्ड में आर्टिफिशियल एरेशन किया जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ये इससे आर्टिफिशियल एरेशन, आर्टिफिशियली एयर को इसमें डाला जाता है ताकि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो है हो पाए वेस्ट वाटर का, क्योंकि हम जानते हैं कि एरोबिक है ये, तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इनको एयर की जरूरत है, ऑक्सीजन की। बिना इसके ये जो है बिना इसके ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और ये बायोलॉजिकल वेस्ट को जो है ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। एरेटेड लगून या एरेटेड पॉन्ड जो है बहुत ही सिंपल सिस्टम है, इसमें पॉन्ड है जहाँ आर्टिफिशियल एरेशन करा रहे हैं, है ना। इन सब में कॉमन क्या है, यूज ऑक्सीजन का यूज कॉमन है। एरेशन जो है वाटर और एयर को साथ में लेकर आती है क्लोज कांटेक्ट में ताकि डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए और जो डिजॉल्व्ड मेटल्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो पाए। डिजॉल्व्ड मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है ऑक्सीडाइज हो पाए, इसीलिए एरेशन किया जाता है। फिर एरेशन जो है वो अक्सर फर्स्ट मेजर प्रोसेस होता है एक ट्रीटमेंट प्लांट का। किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में जब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो एरेशन होता है, एयर प्रोवाइड करना। ये देखिए, ये एरेटेड लगून्स का एक्चुअल पिक्चर है, दिख रहा है आप लोगों को। ये जो प्रोसेस है अगेन ये भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव सिंपल प्रोसेस है, लेकिन लगून सिस्टम जो है इसमें बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होता है और ये काफी लेस इफेक्टिव है कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस में। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी ठंडी हैं तो ये बहुत जो है लेस इफेक्टिव हो जाता है, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। लगून्स ऑल्सो प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग एरिया फॉर मस्कीटोज एंड फ्लाइज, तो ये अगेन एक बहुत इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसके यहाँ पर बहुत सारे मस्कीटोज और फ्लाइज जो है वो ब्रीड करने लगते हैं। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस फिर एक तरह का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है ना। ऐसा ट्रीटमेंट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है और ये भी यूज करता है टेक्निक, सेम टेक्निक यूज करता है एरेशन एंड बायोलॉजिकल फ्लॉ। ठीक है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ से बना, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ से बना बायोलॉजिकल फ्लॉक यूज करता है और एरेशन यूज करता है और ज्यादातर ये जो प्रोसेस है ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट जो है एक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, सस्पेंडेड है जिसमें डिजॉल्व्ड एंड कोलोइडल ऑर्गेनिक्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में। ठीक है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक टाइप है जिसमें रिमेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स जो है वो डिकम्पोज होते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे दूसरे पैथोजेंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मोरोवर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 90 to 95% ऑफ बीओडी रिड्यूस हो जाता है एक्टिव स्लज सिस्टम में, ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, सबसे बढ़िया एडवांटेज भी है इसका। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है ये एक इंटीग्रल प्रोसेस है जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। एयर या ऑक्सीजन को ब्लो करते हैं रॉ सीवेज में, जो रॉ सीवेज है ना उसमें एयर या ऑक्सीजन को ब्लो करते हैं। ये प्रोसेस क्या करती है, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती है, ठीक है, और प्रोड्यूस करती है न्यू सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो स्लज पार्टिकल्स हैं इनको रिमूव कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्रेविटी सेटलिंग। ठीक है ना, जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ग्रेविटी के कारण जो पार्टिकल्स, स्लज पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाएंगे और इसको फिर रिमूव कर दिया जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है काहे के लिए, वेस्ट वाटर में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए। ऐसा वेस्ट वाटर जिसमें ऑर्गेनिक मैटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बहुत ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में है, वहां पर स्टेबलाइजेशन करने के लिए स्लज को
बहुत वाइडली, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है। एक्टिवेटेड स्लज एंड ट्रिकलिंग फिल्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, बताइए। डिफरेंस ये है कि एक्टिवेटेड स्लज एक सस्पेंडेड कल्चर सिस्टम है ना, जिसमें बायोमास मिक्स्ड रहता है सीवेज के साथ, जबकि ट्रिकलिंग फिल्टर एक अटैच कल्चर सिस्टम है जिसमें बायोमास एक मीडिया के ऊपर ग्रो होता है और उसके थ्रू सीवेज को पास कराते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जो कि फाइनल क्लीनिंग प्रोसेस है, जो वेस्ट वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है ताकि इसको रीयूज कर सकें, रिसाइकिल कर सकें या डिस्चार्ज कर सकें टू दी एनवायरनमेंट। ट्रीटमेंट में जो बाकी बचा हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो थोड़े बहुत बचते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, इन सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। तो यहाँ टर्शरी सिस्टम जो है वो सेम ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कैरी करती है जैसा कि सेकेंडरी सिस्टम में करते हैं। इसके अलावा बस एक एडिशनल फिल्टरेशन होती है या पॉलिशिंग प्रोसेस होती है। मोस्टली यूवी ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस फर्दर रिमूव करती है बचे हुए ऑर्गेनिक मैटर को एंड बैक्टीरिया को। टर्शियरी सिस्टम्स जो है एक बहुत ही सेंसिटिव रिसीविंग एनवायरनमेंट, जो टर्शियरी ट्रीटमेंट हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब वाटर को बहुत ही एक सेंसिटिव एनवायरनमेंट में डिस्पोज करना होता है तभी टर्शियरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, और इसी के बाद डिसइंफेक्शन भी करते हैं। ये एक मैंने आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूरा ही जो आपका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये पूरा दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, वेस्ट वाटर सीवेज है। पहला स्टेप हम जानते हैं बार स्क्रीन, फिर ये है ग्रिड रिमूवल। इसके बाद फर्स्ट सेडिमेंटेशन टैंक, जिसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक भी कहते हैं, ये है एरेशन टैंक। इसके बाद ये है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, जहां बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इससे जो भी स्लज बचती है और इस वाले प्रोसेस से भी जो स्लज आती है, ये दोनों यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर में जाकर कलेक्ट हो जाती हैं, और यहाँ पे इनको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दिया जाता है ताकि अच्छे से डिकम्पोज हो जाए और बाद में इसको एज अ मैन्योर यूज कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी का एक और पिक्चर है ये। बिल्कुल देखिए आप, सभी वही स्टेप्स हैं, है ना। इस तरह से बार स्क्रीनिंग, फिर ग्रिड रिमूवल, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एरेशन, देन ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसके बाद आखिरी में डिसइंफेक्शन किया जाता है अगर वाटर को रीयूज करना है तो, और अगर रीयूज नहीं करना है तो इसको वापस इसको जो है रिवर में वो कर देते हैं, रिवर में इसको डिस्पोज कर देते हैं। और ये है आपका स्लश डाइजेस्टर, जहाँ पे स्लश डाइजेस्ट होती है और जो एज अ मैन्योर अल्टीमेटली यूज हो जाती है। नाउ दिस इज इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट। जो आपने भी पढ़ा वो इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटमेंट तो था ही, लेकिन क्या होता है जब वाटर को थर्मल पावर प्लांट में यूज करना होता है, बॉयलर में फिल करना होता है, तो ये जो प्रोसेसेस हमने पहले करी हैं ये तो करनी ही पड़ेंगी। इसके अलावा जो वाटर रहता है, रॉ वाटर, उसकी हार्डनेस भी रिमूव करनी पड़ती है। वाटर में जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स रहते हैं, इनको अगर रिमूव नहीं किया गया तो स्केल एंड स्लज का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्केल होती है वो इतनी हार्ड होती है, प्रेसिपिटेट होता है बेसिकली, वो वॉल्स पे चिपक जाता है, किसके, बॉयलर के, और वो इतना हार्ड होता है कि वो अल्टीमेटली पूरे बॉयलर को डैमेज कर सकता है, इवन बॉयलर एक्सप्लोड भी हो सकता है ना। तो वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो तीन प्रोसेसेस हैं। एक है जियोलाइट प्रोसेस, वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल टैंक होता है, इस टैंक के सेंटर में ये जो दिख रहा है सोडियम आयन, ये एक जियोलाइट का बेड बनाते हैं। जियोलाइट कुछ मिनरल्स होती हैं जो नेचुरली भी मिलती है, आर्टिफिशियल भी सिंथेसाइज की जाती हैं। इसमें लूजली बॉन्डेड सोडियम आयंस रहते हैं, और ये सोडियम आयंस हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, रॉ वाटर को ऊपर से इसके ऊपर डालते हैं, इसके थ्रू पास कराते हैं। जब ये पास करता है तो क्या होता है, ये जो देखिए आप CaCl2 MgSO4, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस सोडियम से रिप्लेस हो जाते हैं और यहाँ से हमें मिलता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि हर कुछ टाइम, कुछ कुछ समय के बाद ये जो पूरा जियोलाइट बेड है ये एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि सारे सोडियम आयंस जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो चुके होते हैं। तब इस जियोलाइट बेड को रीजनरेट करते हैं, ये हार्ड वाटर का इनलेट बंद करते हैं, यहाँ से कॉन्सेंट्रेटेड ब्राइन सोल्यूशन को इस पे डालते हैं ताकि जो सोडियम आयंस है वो रिवर्सिबली एक्सचेंज हो जाए, और फिर दोबारा साइकिल होती है हार्डनेस रिमूव करने के लिए। ठीक है, काफी एफिशिएंट प्रोसेस है ये भी एक प्रोसेस है। लाइम सोडा प्रोसेस भी यूज करते हैं, ये दो तरह की होती है, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेसेस पर प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, वो आप देख सकते हैं।
इसमें ये दोनों प्रोसेस को बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का ये अपैरेटस है, ये देखिए ये एक अपैरेटस है। इसमें ऊपर से रॉ वाटर को फीड करते हैं, यहाँ से डालते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो बेसिकली 94 से 100 डिग्री सेल्सियस पर ये पूरा प्रोसेस होता है। यहाँ से केमिकल ऐड करते हैं लाइम एंड सोडा की कैलकुलेटेड क्वांटिटीज। ये है रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक में ये तीनों चीजें मिक्स होती हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट यहाँ जाके नीचे सेटल हो जाते हैं और जो सॉफ्ट वाटर है वो यहाँ पर रिमूव हो जाता है। यहाँ सॉफ्ट वाटर को पास करते हैं एक सैंड फिल्टर से, ताकि बचे हुए कोई भी जो प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स हों वो रिमूव हो जाएं और हमें फाइनली मिले सॉफ्ट वाटर। ये बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है और बहुत सॉफ्ट वाटर इससे प्रोड्यूस होता है और यही सॉफ्ट वाटर फिर हम आगे बॉयलर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। जो हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा है, सारी प्रोसेसेस है ना, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सब हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा वाटर जो है लास्ट में डिसइंफेक्शन किया जाता है। डिसइंफेक्शन के लिए क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन डालते हैं ताकि इसमें प्रेजेंट तो जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं, वो किल हो जाएं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये जो चैप्टर है हमारा सेकंड चैप्टर, ये 2 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट कर दिया है हमने। इसमें बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। एक हमने पढ़ा है वाटर पोल्यूशन और दूसरा हमने पढ़ा है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, so I hope everything is clear to everyone. Still, if you have any doubt, do post your doubt in the comment box and I will get back to you. Students, if you like my video lessons, my explanation, do like and subscribe the channel and also share it with your friends. So, see you in the next class. In the next class, we will discuss chapter 3. So, see you in the next class. Until then, take care. Goodbye.